नमस्कार, खबर गर्मा गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शीनम। शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। तो आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। नड्डा बीजेपी के 7 क्षेत्रीय कार्यालयों का लोकार्पण करेंगे। इस समारोह में सीएम योगी गोरखपुर में जेपी नड्डा के साथ मौजूद होंगे। वहीं दूसरे दिग्गज नेता उत्तर प्रदेश में अलग अलग शहरों में मौजूद रहेंगे। अयोध्या में डिप्टी सीएम केशव मौर्य रहेंगे। वहीं पर रायबरेली की बात की जाए तो यहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहेंगे। बागपत में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना रहेंगे, जबकि अलीगढ़ में सुनील बंसल और एके शर्मा होंगे। तो आज राष्ट्रीय कार्यालय का गोरखपुर का दौरा है जेपी नड्डा का। इस दौरान बीजेपी के कार्यालय का लोकार्पण भी करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। तो इससे पहले कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बीजेपी के नए ऑफिस का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों के साथ बैठकर कई निर्देश भी दिए। इस दौरान बीजेपी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। 5 मंजिला ऑफिस एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होगा। ये जो नया ऑफिस है, इसमें छोटी और बड़ी बैठक के लिए अलग अलग हॉल बनाए गए हैं। बड़े हॉल में 500 और छोटे हॉल में 100 लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। चुनाव के लिहाज से वॉर रूम भी बनाया गया है। नए ऑफिस में क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के लिए अलग अलग कमरे बनाए गए हैं। गोरखपुर से ही जेपी नड्डा बागपत, अलीगढ़, रायबरेली, जौनपुर, संत कबीरनगर और सिद्धार्थनगर के नए जिला कार्यालयों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। शुक्रवार को ही सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच गोरखपुर में गरीब कल्याण मेला भी आयोजित होगा। इसका उद्घाटन भी जेपी नड्डा और सीएम योगी करेंगे। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर आयोजित गरीब कल्याण मेला में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को बताया जाएगा। मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र में अपना हाईटेक कार्यालय का लोकार्पण कराने जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा क्षेत्रीय कार्यालय का लोकार्पण करेंगे और अब इसी क्षेत्रीय कार्यालय से मिशन 2024 के विजय की रणनीति बनेगी। गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल के अंदर आने वाले सभी लोकसभा सीटों की चुनावी रणनीति यहीं पे बनेगी और ये कार्यालय बेहद हाईटेक है। यहीं से सीधे दिल्ली का मुख्यालय भी जुड़ेगा और साथ ही लखनऊ मुख्यालय से ये कार्यालय 24 घंटे जुड़ा रहेगा। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष और सीनियर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मोदी सरकार के 8 साल को ऐतिहासिक करार दिया है। स्वतंत्र देव सिंह ने लोकसभा उपचुनाव में 2024 के आम चुनाव में बीजेपी की जीत का भी दावा किया है। पहली बार देश के अंदर बड़े बड़े मंत्री भी और बड़े बड़े लोग भी जो अपने को कहा जाता था कभी प्रशासन या कोई टच नहीं करता था, वो भी भ्रष्टाचार के नाम पर विदेश भागते हैं और विश्व में भी नहीं बसते। और बड़े बड़े मंत्री के घर में जांच होता है और उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, उनकी गिरफ्तारी होती है। विजय माल्या मतलब जाने कितने, नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो 14 के बाद आदरणीय मोदी जी के आने के बाद भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है, परिवर्तन हुआ है और पहली बार गांव गरीब किसान का सम्मान हो रहा है और स्वच्छता कर्मी जैसे लोगों का देश का प्रधान सेवक पैर धोता है। अच्छा अध्यक्ष जी, इसी क्षेत्र में आजमगढ़ भी आता है, तो वो क्यों नहीं फतेह कर पा रहे हैं आप लोग? देखिए, इस चुनाव में हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं और संगठन के बदौलत इस बार उसको भी फतेह करेंगे। कुछ तो उनको सीट छोड़ना पड़ेगा ना। सब फतेह हम कर लेंगे तो कम चुनाव जीत जाएंगे। उपचुनाव इस बार जीतेंगे और कार्यकर्ता मन बना लिए हैं और निरहुआ जी को सांसद बनाकर मानेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर, बीजेपी ने लोकसभा उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है और बीजेपी की लिस्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, जेपीएस राठौर, केशव प्रसाद मौर्य के नाम शामिल हैं। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, मुख्तार अब्बास नकवी का नाम भी शामिल है। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने चुनाव में जीत का दावा किया है। इस चुनाव में हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं और संगठन के बदौलत इस बार उसको भी फतेह करेंगे। कुछ तो उनको सीट छोड़ना पड़ेगा ना। सब फतेह हम कर लेंगे तो कम चुनाव जीत जाएंगे। उपचुनाव इस बार जीतेंगे और कार्यकर्ता मन बना लिए हैं और निरहुआ जी को सांसद बनाकर मानेंगे। तो
और एमएलसी चुनाव में 13 सीटों पर कुल 13 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। बीजेपी की ओर से 9 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है, जबकि समाजवादी पार्टी की ओर से 4 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। इसके बाद सभी 13 सीटों पर निर्विरोध नामांकन तय है। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है। इससे पहले बीजेपी के 9 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। मेरे लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण कार्यकर्ताओं के लिए और संगठन के लिए वास्तव में बड़े ही प्रसन्नता का लिए और बड़ा दिन है। और यही बात कही जाती है कि पार्टी विद द डिफरेंस। इन्हीं कारणों से भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक दलों से अलग है। रखेंगे, जो बात आएगी सामने अपने लंबित होगी। संगठन को क्या कहना है जिन्होंने ये मौका दिया आपके लिए, तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने आपके नाम को अपने दृष्टि से देखता होगा, संगठन की बात संगठन जान सकता है। और आगे आने वाले समय में जो सरकार में हमारा दायित्व है उसको भी अच्छी तरीके से निभाने की पूरा प्रयास करेंगे। रात दिन मेहनत करेंगे। जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाना, सुशासन को स्थापित करना, कानून व्यवस्था को और बेहतर करना, ये हम सब लोगों के प्रथम लक्ष्य रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं अब तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से, युवा साथियों की तरफ से, पूरे अल्पसंख्यक समाज की तरफ से आदरणीय हमारे मोदी जी का, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने एक युवा कंधों पे ये दायित्व, ये जिम्मेदारी दी है और हम सब मिल के पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे और जनता के बीच में रह के पार्टी के पक्ष को रखेंगे मजबूती से। सरकार के जो काम है उनको ग्राउंड लेवल पर ले जाने का काम करेंगे। कल सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने उपद्रव करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ आज जुम्मे की नमाज है, इसे लेकर मस्जिदों के आसपास सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। तो जुम्मे की नमाज को देखते हुए सतर्क रहने के निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं और उपद्रव करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो, ये मुख्यमंत्री की ओर से साफ कर दिया गया है। और कानपुर में बीते शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद पुलिस अब मुस्तैद दिखाई दे रही है। आज होने वाली जुम्मे की नमाज से पहले पुलिस अधिकारियों और जवानों ने शहर में फ्लैग मार्च किया। आरएएफ, आरआरएफ और पीएसी के जवान परेड चौराहे से लेकर यतीम खाना होते हुए कई इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा खुद भी फ्लैग मार्च में कल शामिल हुए। उन्होंने दावा किया कि शहर में शांति कायम है और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। जो पीस कमेटी के सदस्य हैं, जो धर्मगुरु हैं, उन सबके साथ जिलाधिकारी और मैंने मीटिंग करी और उस मीटिंग में सभी ने आश्वस्त किया है कि पूरे शहर के अंदर अमन चैन कायम रहेगा। सभी लोग उन्होंने अपने वॉलंटियर्स बनाए हैं और अपने अपने एरिया में ड्यूटी देंगे और किसी प्रकार की घटना घटित होने से या भीड़ इकट्ठी करने से रोकेंगे। सभी ने सहयोग का वादा किया है और पुलिस मुस्तैद है। पुलिस की ड्यूटी हमने लगाई है, हमारे वरिष्ठ अधिकारी ग्राउंड पर हैं और जगह जगह पर पिकेट्स और हमारी पीआरवी गाड़ियाँ लगाई हैं और हम लोग अभी रूट मार्च कर रहे हैं ताकि जनता में एक संदेश दिया जा सके कि सब अमन चैन कायम है और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। कानपुर शहर में अमन और चैन बरकरार रहे, लोग अफवाहों पर ध्यान न दें, इस पर लगातार धर्मगुरु और शहर काजी कोशिश कर रहे हैं। शहर काजी लोगों से अफवाहों से बचने और अमन चैन बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। कुछ ऐसी अफवाहें फैल रही हैं जिसकी वजह से माहौल ख़राब होने का खतरा है। एक चीज़ तो ये है कि जो जेल में कोई बच्चा मर गया है, उसका इंतकाल हो गया है, इस तरीके से कुछ खबरें लोग अफवाहें फैला रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं, मैंने तहकीक किया है, ये सब महज अफवाहें हैं। कल के माहौल ख़राब करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि एक मामला तो ये हो गया, दूसरा मामला ये है कि बहुत से लोगों ने हवा उड़ा रखी कि कल बंदी है। किसी तरह की कहीं कोई बंदी नहीं है। खुदा का वास्ता देकर कह रहा हूँ, किसी को कुछ समझना हो तो मुझसे समझ ले, जिला इंतजामिया समझ ले, अपने शहर के बड़ों से समझ ले, मगर उसके कुछ पूछे हुए मोतबर ज़राए से इत्तला मिले मगर कोई फैसला न ले। सिर्फ आप चैन से रहिए, आफियत के साथ रहिए, इज्जत के साथ रहिए, कहीं कोई मामला नहीं कीजिए। और कानपुर में पुलिस प्रशासन भी लगातार सामाजिक संस्था और समाज के प्रतिष्ठित लोगों से समन्वय बनाकर अफवाह पर ध्यान न देने की अपील कर रहा है। शहर में अमन चैन बनाए रखने की अपील जमीयत उलेमा हिंद सामाजिक संस्था और MIM ने भी पत्र जारी कर अफवाह न फैलाए जाने की लोगों से अपील की है। और इसी पर बातचीत करने के लिए अमित गंजू कानपुर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित,
बीते शुक्रवार हमने देखा था कि क्या कुछ हुआ था। जुमे की नमाज के बाद ही पथराव शुरू हुआ था। अब आज किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था जुमे की नमाज के दौरान रहेगी और किस तरह से पुलिस व्यवस्था अलर्ट दिखाई दे रही है? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 तारीख को जिस प्रकार से जुमे के दौरान लोगों ने शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की थी, उनसे निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। अगर बात की जाए जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन ने 13,000 पुलिस कर्मियों का डिप्लॉयमेंट किया है कानपुर में स्पेशली। अगर हम कानपुर की बात करें, उसमें 12,558 सिपाही हैं, जिसमें आरआरएफ, पीएसी के अलावा उन पुलिस कर्मियों को भी लगाया गया है जो एलआईओ और क्राइम ब्रांच के हैं। यानी शांतिपूर्वक ढंग से ये नमाज सकुशल संपन्न हो। शरारती तत्वों पर नजर रखने के लिए 40 से ज्यादा कैमरा लगाए गए हैं। इन सब के अलावा वॉच टावर्स बनाए गए हैं। धर्मगुरुओं से अपील कराई थी। धर्मगुरुओं की अपील शायद लोगों के जहन में यही वजह है कि सुबह से आम दिनों की तरह चहल पहल देखने को मिल रही है, जबकि सुबह के 7 बजे का वक्त है, लोग दुकानें खोल रहे हैं अपना काम। यानी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि शहर में कुछ हुआ था। इसका प्रयास किया जा रहा है और असर भी देखने को मिल रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित कंजू जानकारी देने के लिए। तो आज पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह की कोई बदनीयती के साथ ना पहुंचे। और कानपुर हिंसा के आरोपियों की अब बात करते हैं। पुलिस को जफर हयात हाशिमी समेत 4 आरोपियों की रिमांड मिल चुकी है। इस बीच जफर को लेकर एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। आरोप है कि सीए हिंसा मामले में भी जफर पर केस दर्ज हुआ था। इसके अलावा जफर के पुलिसिया कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है, जिसको लेकर अब कई पुलिस अधिकारी फंसते नजर आ रहे हैं। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड जफर पर अब शिकंजा कसा तो एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सीएए के खिलाफ हुई हिंसा में भी जफर हयात हाशमी आरोपी था। उस समय जफर हयात हाशमी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। सवाल है, ऐसा क्यों? सवाल नंबर 1, केस दर्ज हुआ तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सवाल नंबर 2, जफर हयात हाशमी को क्लीन चिट क्यों मिली? सवाल नंबर 3, चार्जशीट में क्लीन चिट देने के पीछे कारण क्या थे? फिलहाल इस मामले में पुलिस कमिश्नर ने क्लीन चिट देने वाले अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। मास्टरमाइंड जफर हयात के मामले में पूर्व में जो मुकदमे दर्ज हुए थे 2019 में सीए के विरोध के दौरान, जिसमें वो नेम्ड था और आखिरकार चार्जशीट में उसका नाम किस तरह हटाया गया, क्या वो हवाले दिए गए जिसके चलते एक ऐसे उपद्रवी का नाम हटाया गया, इसकी जांच अब पुलिस कमिश्नर ने दे दी है। और इस मामले में विभागीय जांच होगी और उन सभी आईओएस का, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स का बयान दर्ज किया जाएगा कि आखिरकार किस आधार पर उन्होंने जफर को क्लीन चिट दी थी। यानी कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारी भी अब घेरे में नजर आ रहे हैं। सीएए के खिलाफ हिंसा में जफर का रोल क्या था? उसे क्लीन चिट क्यों मिली? इस मामले में जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। उधर जफर हयात हाशमी के पुलिस से भी कनेक्शन सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक बेकनगंज के सीओ अकमल खान बंद के ऐलान के बाद से जफर हयात हाशमी के संपर्क में थे, जिनसे अब एसआईटी पूछताछ कर सकती है। देखिए, ये निश्चित रूप से एक जांच का विषय है कि उसके संपर्क किससे किससे थे, उसकी जांच भी होनी चाहिए। और जहां तक रही मुझसे पूछताछ की बात, तो निश्चित रूप से मैं सारी पूछताछ का जवाब दूंगा और जो भी चीज़ें जो हकीकत रही है उस दिन की या उससे पहले की, वो सारी चीज़ें मैं प्रकाश में लाऊंगा। सीओ अकमल खान खुद कबूल कर रहे हैं कि जफर हयात हाशमी उनके संपर्क में था। लिहाजा सवाल उठता है कि क्या अकमल खान या फिर पुलिस को इस बात की भनक तक नहीं थी कि जफर हयात हाशमी क्या प्लान कर रहा है, या फिर हिंसा केस से जुड़ा कोई और पन्ना खुलना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अलीगढ़ में भी पुलिस सतर्क दिखाई दे रही है। जुमे की नमाज से पहले अलीगढ़ के कोतवाली नगर इलाके में डीआईजी ने पुलिस बल के साथ पैदल मार्च निकाला और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आज जुमे की नमाज है, इसे लेकर पुलिस सतर्क है। अलीगढ़ को अति संवेदनशील शहर माना जाता है। पुलिसकर्मियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री जी के और डीजीपी महोदय के निर्देश हैं, उसमें जितने भी हमारी पिकेट हैं संवेदनशील इलाके में, जो परमानेंट पिकेट हैं, उन सब जगह हमारे कर्मचारियों को मोटिवेट करना, लोगों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करना, और जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं उनके मन में यह महसूस हो कि कानून का राज है, जो भी गलत करने का प्रयास करेंगे उस पर सख्त कार्रवाई करने के उद्देश्य से अलीगढ़ के इस पुराने शहर में पिकेटों का निरीक्षण किया जा रहा है।
तो जुमे की नमाज को देखते हुए कानपुर ही नहीं यूपी के अन्य शहरों में भी पुलिस सतर्कता बरत रही है। पुलिस ने जगह जगह पर फ्लैग मार्च किया, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्नाव में भी संवेदनशील इलाकों में पीएसी की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा जिले की रिजर्व फोर्स को भी अलग अलग थानों में लगाया गया है। रायबरेली में भी जुमे की नमाज से पहले पुलिस मुस्तैद है। पुलिस ने शहर के कई इलाकों में गश्त बढ़ा दी है। इसके अलावा संवेदनशील जगहों पर पीएसी की टुकड़ियां भी तैनात की गई हैं। नमाज के दौरान भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अफसर भी शुक्रवार को फील्ड में मौजूद रहेंगे और मेरठ पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। शहर के अलग अलग हिस्सों में पुलिस प्रशासन ने ड्रोन के जरिए निगरानी की। इसके अलावा सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी पुलिस की पैनी नजर है। और मुंबई के बांद्रा सीलिंग की बात की जाए तो एक टैक्सी ने 2 लोगों को ठोकर मार दी। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सी लिंक पर एक 43 साल का शख्स जब कार से जख्मी हुए चील को बचाने के लिए अपनी गाड़ी से उतरा, तब दूसरी लेन से आ रही टैक्सी ने उसे ठोकर मार दी। पूरी घटना सी लिंक पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। हादसे में अमर मनीष जरीवाला की मौत हो गई। इस हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हुए अमर के ड्राइवर कामत का इलाज के दौरान मौत हो गई। आप तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह से ये दहलाने वाली तस्वीर है। एक चील को बचाने के लिए कार सवार नीचे उतरा और दूसरी लेन में आ रही गाड़ी ने टक्कर मारी, जिससे जो मालिक था कार का उसकी तो मौत हो गई, लेकिन ड्राइवर की बाद में इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मुंबई के सी लिंक की ये तस्वीर है, जहां पर एक चील को बचाने के लिए कार सवार उतरा, लेकिन दूसरी लेन से आ रही गाड़ी ने जबरदस्त टक्कर मारी, जिससे मालिक और ड्राइवर दोनों की इस टक्कर में मौत हो गई है। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के